आज हम लोग एक ऐसे देश की कहानी समझने वाले हैं जहाँ पे टोटल 3 लोग रह रहे हैं और जिसमें से 2 लोग जो हैं वो केवल एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और तीसरे लोग जो है उनका जन्म ही हुआ है केवल टैक्स देने के लिए। वो टैक्स दे रहे हैं और बाकी 2 लोग जो है उनको सेवा भी कर रहे हैं, उनको सर्विस भी दे रहे हैं। अब वो लोग भी कब तक ये सहेंगे? सहते 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 एक दिन तो उनका गुस्सा फूटेगा। और उनका गुस्सा फूटा तो एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी रेवोल्यूशन हुई दुनिया में जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और उसने पूरी दुनिया में ऐसा गहरा इम्पैक्ट डाला और फ्रांस की पूरी सोसाइटी चेंज करके रख दी। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया में 3 आइडियाज़ निकल कर आए। एक थे लिबर्टी, दूसरे इक्वलिटी और तीसरे फ्रेटर्निटी। तो आइए हम लोग समझते हैं आखिर ये सब कैसे हो। चलिए, हम लोग की जो कहानी की शुरुआत हो रही है वो 1774 से हो रही है। कहानी की शुरुआत करने से पहले आपको 3 कैरेक्टर्स जो है वो ध्यान रखने हैं। एक तो लुई 16 है जो कि फ्रांस के राजा हैं। दूसरा कैरेक्टर आपको जो ध्यान रखना है वो मैरी एंटोनेट जो उनकी वाइफ है। और तीसरा कैरेक्टर आपको ध्यान रखना है जो कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर है, जो एक पार्टी बनेगी जिसका नाम है जैकोबिन क्लब, वो उसके लीडर होंगे। तो 3 कैरेक्टर ध्यान रखना है। बाकी हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत जो हो रही है वो 1774 से हो रही है। 1774 में क्या होता है कि लुइस 16 जो है वो राजा बनते हैं अपने पिताजी के डेथ के बाद में। और लुइस 16 जो थे वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। और जब राजा बनते हैं तो वो शादी करते हैं ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस जिसका नाम है मैरी एंटोनेट। और ये सब कर रहे थे तो उनकी एज जो थी वो 20 ईयर्स थी। अब जैसे शादी वगैरह करते वो खूब खुश थे, बहुत हैप्पी थे। तभी वो क्या पाते हैं, वो पार्टी वगैरह करना चाह रहे थे, भाई मैरिज हुआ। तो वो जाते हैं अपने खजाना देखने, अपनी ट्रेजरी देखने। तो पाते हैं कि उनका जो खजाना है, उनका जो ट्रेजरी है वो क्या है, खाली है। और समस्या यही है कि भाई इतना बड़ा राजा, इतना सब कुछ, इतना खजाना कैसे खाली हो सकता है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, एक कारण तो नहीं है। खजाना खाली होने का ये कारण है कि जो फ्रांस है उसकी दुश्मनी ब्रिटेन से चलती थी और लंबे समय तक ब्रिटेन के साथ युद्ध में उनके खजाना खाली हुए। अमेरिका को उन्होंने सपोर्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण उनका खजाना खाली हो गया। तो ये सारी कुछ चीज़ें चल रही थी। अब ये तो एक राजा के पर्सपेक्टिव से हुआ। अब जरा समझते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रांस में बेसिकली 3 तरह के लोग थे, 3 तरह के ग्रुप्स थे। और पूरे फ्रांस की सोसाइटी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो थे उनको क्लर्जी कहा जाता था, जो चर्च के लोग थे। इनको किसी तरह का टैक्स नहीं देना है, ये चर्च के फादर थे और ये बस मतलब अपना इंजॉय कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं। सेकेंड स्टेट जो थे नोबिलिटी थे, राजा और उनके दोस्त थे। इनको भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना है, केवल पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे। और बाकी आते थे थर्ड स्टेट जिसमें कॉमन पीपल, बेचारे पीजेंट, किसान, फार्मर, बाकी जितने पेस्ट्री मेकर्स, शू मेकर्स, ये सारे लोग इसमें आते थे। और सारा समाज का टैक्स इन्हीं को देना है, सर्विस भी इन्हीं को देना है, सब कुछ इन्हीं को करना है और सारा बोझ इन्हीं पे पड़ा है। टैक्स भी जो है वो 2 तरह के लग रहे हैं सॉरी, 2 तरह का। एक टैक्स है, दूसरा टैक्स का नाम है टेल। पहला जो टैक्स है वो जो है वो चर्च ले रहे हैं, जो रिलीजियस टैक्स है, और टोटल प्रोडक्शन का 1/10 ले रहे हैं। और सेकेंड टैक्स जो है वो टेल है, जो कि गवर्नमेंट ले रही है, वो फिक्स नहीं है। अब ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब समझिए फ्रांस की सोसाइटी कैसे चेंज हो। अब क्या हुआ कि समय जैसे बीतते हुआ जब राजा बने ना लुई 16, तो राजा बनने के बाद में फ्रांस की सिचुएशन बहुत ख़राब होती चली गई। फ्रांस में फेमाइन आए, फ्रांस में चीज़ें इतनी बिगड़ती चली गई, फसल हो गए ख़राब पूरा। और फसल ख़राब होने से प्रोडक्शन हो नहीं पाई। और प्रोडक्शन जब नहीं हो पाएगी तो लोग भूखे हैं, लोग की स्थिति खराब है। और स्पेशली कौन लोग? थर्ड स्टेट, क्योंकि गरीब तो बेचारे वही हैं। तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। और उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन यहाँ राजा का ट्रेजरी है खाली, राजा का खजाना खाली है। अब राजा जो है, भैया इनको खजाना भरना क्यों है? इनको खजाना भरना है अपने इंटरटेनमेंट के लिए। तो राजा का जो खजाना खाली है तो राजा सोच रहे हैं कि भैया थोड़ा टैक्स बढ़ाया जाए, लेकिन स्पेशली किस पे? थर्ड स्टेट पे। अब राजा टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन भैया थर्ड स्टेट की स्थिति बहुत ख़राब है, खाने तक के पैसे नहीं। अब राजा टैक्स बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन टैक्स बढ़ाने के लिए फ्रांस में एक नियम चलता था कि तीनों स्टेट की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसको मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कहा जाता था। जिसमें तीनों स्टेट के लोग बुलाएंगे कि भैया आइए, राजा साहब अनाउंस किए हैं कि उनको टैक्स बढ़ाना है क्योंकि खजाना में पैसा नहीं है। अब टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई गई। और जब मीटिंग बुलाई गई तो तीनों स्टेट से लोग आए। फर्स्ट स्टेट से भी कुछ लोग आए, 300 लोग आए थे। सेकेंड स्टेट से भी 300, 300 लोग आए। थर्ड स्टेट से भी 600। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि राजा टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें से केवल कंसेंसस और राय केवल फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लिए रहे। थर्ड स्टेट का इसमें कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। जबकि रियली में टैक्स बढ़ने वाला किन पर है? तो टैक्स तो थर्ड स्टेट पे बढ़ने वाला है, लेकिन उनसे कुछ कंसेंसस नहीं लिया जा रहा है। भैया तुम्हारी बात का कोई वैल्यू ही नहीं। थर्ड स्टेट भी अब कब तक सहते हैं? थर्ड स्टेट भी अब पढ़े लिखे हो चुके थे, मिडिल क्लास बन चुके थे। धीरे धीरे समय के साथ में थर्ड स्टेट भी एडुकेटेड हुए।
अब थर्ड स्टेट ने देखा कि भाई राजा मेरी बात नहीं सुन रहा है। ये सारी मीटिंग पैलेस ऑफ वर्सेल में हो रही थी। अब थर्ड स्टेट के लोगों ने वहाँ से मीटिंग को छोड़ा और बाहर निकल गए। कहा कि हमें ये मीटिंग नहीं करनी है भाई, टैक्स मेरे पे आप बढ़ा रहे हो और मेरी कोई सुन ही नहीं रहे हो। तो राजा वहाँ से निकल जाते हैं, सॉरी राजा का थर्ड स्टेट के सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और थर्ड स्टेट के सारे लोग वहाँ से निकलने के बाद में पैलेस ऑफ वर्सेल के सामने एक बहुत बड़ा टेनिस कोर्ट था, एक बहुत बड़ा फील्ड था। सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हम राजा की गवर्नमेंट नहीं मानने वाले, हम अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और सारे लोग मिलकर अपनी एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिसका नाम था नेशनल असेंबली। और कहते हैं कि ये सारे 600 लोग थे टोटल थर्ड स्टेट में। और कहते हैं कि यही नेशनल असेंबली फाइनली क्या करेगी, आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और राजा के पावर को लिमिट करेगी। तो ये एक तो सिचुएशन बन रही थी। जब तक ये सारी घटना हो रही थी तब तक फ्रांस की जो समाज है, सोसाइटी है, उसकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। मैं अभी बताया हूँ कि फ्रांस में क्या था कि फसल बहुत बर्बाद हो गई थी और फसल बर्बाद होने से पूरी फ्रांस में टर्मोइल मतलब सब कुछ उथल पुथल था, लोग भूखे मर रहे थे। अब लोग भी कब तक सहते, देख रहे हैं कि राजा अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि भाई अब नहीं सहेंगे, अब राजा की बिल्डिंग्स पे क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। और लोगों ने सीधा वहाँ से लोग उठे, पेरिस के लोग स्पेशली 7,000 लोग और 7,000 लोगों ने क्या किया, राजा के जगह जगह बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। और फाइनली सारे लोगों ने मिलकर राजा के एक बहुत बड़े बिल्डिंग जिसका नाम है बेस्टाइल फोर्ट, उस बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया। बेस्टाइल किला था राजा का, जो कि डेस्पोटिक पावर ऑफ मोनार्क को सिंबलाइज करता था, मतलब राजा के एक पावर को सिंबलाइज करता। लोगों ने उसको तोड़ दी और तोड़ने के बाद में ये सारी चीज़ें हुई। अब राजा का हालत ख़राब। राजा ने कहा कि भाई जो हमारा बिल्डिंग तोड़ सकता है वो तो मुझे भी तोड़ सकता है, तो अभी इन लोगों का बात तो सुनना पड़ेगा। तो फाइनली राजा क्या करता है कि बोलता है कि ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए। तो लोगों ने कहा कि थर्ड स्टेट के लोगों को, देखिए आप मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो अभी हम बिल्डिंग तोड़े, हम आपको भी तोड़ सकते हैं। हमें पता है कि पैलेस ऑफ वर्सेल कहाँ है और आप कहाँ रहते हो। तो राजा ने फाइनली कहा कि क्या चाहिए। तो कहा कि ठीक है, आप राजा रहना है तो रहो, लेकिन जो नेशनल असेंबली बनी है थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई है, आप उसे रिकॉग्नाइज करो और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाई है नेशनल असेंबली उसे आप एक्सेप्ट कर लो। तो राजा ने बोला ठीक है भाई, मरने से अच्छा है कि चलो ये कर लेते हैं। और फाइनली राजा ने उस समय कुछ समय के लिए क्या किया, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। और फाइनली अब पावर जो है राजा से नेशनल असेंबली के पास आ गई और फाइनली फ्रांस जो है, फ्रांस बन गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ठीक है, लेकिन राजा के मन में बहुत बेचैनी छा रही थी कि भाई पावर मेरे पास था, लेकिन ये सारे पावर कौन ले रहे हैं, नेशनल असेंबली ने पावर को डिवाइड करके रख दिया। सारा पावर पहले राजा के पास था, अब नेशनल असेंबली ने पावर डिवीजन कर दिया। 3 ग्रुप्स में पावर को बांट दिए गए। एक लेजिस्लेचर बनाया, एग्जीक्यूटिव बनाया, जुडिशियरी बनाया। लेजिस्लेचर लॉ बनाने वाले होंगे जिसमें नेशनल असेंबली होगा लॉ बनाने के लिए। एग्जीक्यूटिव में राजा होंगे और साथ साथ में नेशनल असेंबली के द्वारा चुने हुए कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो फाइनली देश चलाएंगे। और जुडिशियरी जो होंगे उसमें कौन होगा, जुडिशियरी जो होंगे उसमें बेसिकली जो होगा, जो वैसे लोग होंगे जो कोई अगर समाज में गलती करता है तो उसको पनिशमेंट देंगे, वो भी राजा से अलग किया गया। पहले ये तीनों चीज़ राजा करते थे। साथ साथ में लोगों को वोटिंग राइट्स दी गई और समाज को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जिनको वोटिंग राइट्स होते थे और वो लोग वोट देते थे, जिसमें क्राइटेरिया ये था कि 25 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए और आप मेन होनी चाहिए, विमेन नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप टैक्स देने चाहिए, 3 दिन का आपका जो भी सैलरी है महीने का वो आपको टैक्स के रूप में पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप एक्टिव सिटीजन है और वोटिंग देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही है तो फाइनली राजा तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, लेकिन राजा तो बेचैन है। अब राजा ने कहा कि अब ये नहीं बर्दाश्त होगा। राजा भी जाके क्या करते, चुपके से जाके जो ऑस्ट्रिया उनकी जो ससुराल थी वहाँ के राजा से मीटिंग करते कि आप आइए और फाइनली अटैक करिए और इन नेशनल असेंबली को ख़त्म करिए। लेकिन अब वहाँ के जो राजा, ये सब मीटिंग हो ही रही थी कि नेशनल असेंबली को ये बात पहले से पता चल गई। नेशनल असेंबली ने अपने देश के सारे यंग पीपल को यूनाइट किया और कहा कि चलो अटैक करते ऑस्ट्रिया और प्रूसिया पे। वो लोग अटैक करे, उससे पहले अटैक करते और इस बार तो राजा को नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली ये सब क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और यंग पीपल ये सब रास्ते में जब जा रहे थे लड़ने के लिए किससे, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया से, तो रास्ते में गाना गाते हुए जा रहे थे जिसका नाम था, जो एक सॉन्ग था जो रॉबर्ट डी इजले नाम के व्यक्ति ने इसको लिखा हुआ है, जिसको हम मर्सलीज के नाम से जानते हैं। और आज आपको पता है कि मर्सलीज जो है ये फ्रांस का नेशनल एंथम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और फाइनली ये लोग जाते हैं और वहाँ पे उसको हरा देते हैं, किसको, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया को। और उसके बाद आते हैं और फाइनली अब यहाँ पे भाई ये सब जो गरीब लोग गए थे, बेसिकली कॉमन पीपल गए थे, और यहीं से और इक्वल डिमांड उठती है और यहीं पे एक पार्टी बनता है। अब धीरे धीरे फाइनली राजा का अंत होता है और राजा का अंत होने के बाद में सारी पावर किसके पास आ जाती है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने सबको इक्वल राइट दे दिया कि भाई जिसको पॉलिटिकल पार्टी बनाना है बनाइए। और यहीं पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर आती है जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब पॉलिटिकल पार्टी बनकर आती है और इस जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर।
मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर ने कहा कि भैया जो भी रेवोल्यूशन के खिलाफ होगा, जो भी रेवोल्यूशन के खिलाफ होगा, राजा को सपोर्ट करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये भाई साहब ने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था गुलेटाइन, और इस गुलेटाइन से इनका विरोध करने वाले सारे लोगों को ये क्या करते थे, सर कलम कर देते थे। बेसिकली थर्ड स्टेट के सबसे गरीब लोगों को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। कौन? मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर। और मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर की पार्टी का नाम था जैकोबिन क्लब। और फाइनली क्या हुआ कि जैकोबिन क्लब आई, लोग इतने डर गए थे जैकोबिन क्लब के टाइम पे। बेसिकली रॉबिस्पायर जब रूलर बने, क्योंकि इसने क्या किया था, एक मशीन बनाई थी और गुलेटाइन करते चले गए, सबको मारते चले गए, जिससे लोग डर के रात में नींद नहीं आती थी। लेकिन अब बहुत लंबे समय तक, 1 साल तक ये रूल करते, 1793 से 1794 तक रूल करते, और 1 साल में तो पूरी फ्रांस में तहलका मचा के रख देते हैं, हज़ारों लोग को काट देते हैं। लेकिन कब तक लोग भी सहेंगे, एक न एक दिन तो अंत होगा ही होगा। और फाइनली क्या होता है कि उसी गुलेटाइन से मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर का भी अंत हो जाता है, और उसके अंत के बाद में फ्रांस में बहुत बड़ी बदलाव आती है और एक सबसे बड़े नेता निकल कर आते हैं जिनका नाम था, फिर कुछ समय तक पावर को जो है नेशनल असेंबली एक्वायर करती है, लेकिन बाद में फिर से एक नेता निकल कर आते हैं जो बहुत बड़े नेता, आप नाम सुने भी होंगे, उनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। और ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के किंग बनते हैं और फ्रांस को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। तो फाइनली ये सारी एक बेसिक कंक्लूजन थी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल कर आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिगेसी हमें क्या मिला है, हमें विरासत क्या मिला है, तो आप एक ही लाइन में ध्यान रखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें लिगेसी यही मिला है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, और पूरी दुनिया को एक रेवोल्यूशन करके एक सिखाया कि कैसे हम चाहें तो पूरी दुनिया, मतलब कि एक अन्याय के खिलाफ आप न्याय की जीत हो सकती है। लोगों में यूनिटी हो तो लोग क्या कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। अब ज़रा हम लोग टाइमलाइन से पूरी कहानी को समझते हैं ताकि पूरे फ्रांस की जो स्टोरी हमें सीक्वेंस में एक साथ समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट फ्रांस की जो है 14 जुलाई 1789 आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये डेट वो है जिस दिन फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आउटब्रेक हुआ था। तो 14 जुलाई 1789। अब सीक्वेंस से जरा डेट देखते तो 1774 आपको ध्यान रखिएगा, इस दिन फ्रांस में क्या हुआ था कि लुई 16 क्या बने थे, राजा बने थे। 1789 सेकेंड डेट है जिस समय फ्रांस में 14 जुलाई को क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, उसके बाद में थर्ड डेट ध्यान रखिएगा, उसके बाद में क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली आई थी, और उसके बाद में नेशनल असेंबली क्या की थी, कुछ समय तक रूल की थी। ठीक है, फिर 1793 से 1794 ध्यान रखिएगा, 1793 से 1794 तक क्या किया था, जैकोबिन क्लब और मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर रूल किए थे। उसके बाद में 1794 के बाद में मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर की डेथ हो जाती है, मतलब उसको मार दिया जाता है गुलेटाइन से, और उसके बाद में टाइमलाइन शुरू होती है। तो 1794 से 1804 तक फ्रांस में नेशनल असेंबली ही रूल करती है, लेकिन वो 5 लोगों की एक ग्रुप बना के रूल करती है जिसे डायरेक्टरी रूल कहा गया। तो 1794 से 1804 तक डायरेक्टरी रूल चल रही थी, जिसमें नेशनल असेंबली ने 5 लोगों का ग्रुप बनाया था और रूल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जैकोबिन क्लब में एक लोग रूल कर रहे थे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर, तो वो क्या हाल करके रखे थे। तो 1804 तक वो हुई, और 1804 में फाइनली पावर को एक्वायर करते हैं कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और 1804 से लेके 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में राजा बनते हैं और पूरे यूरोप को जीत लेते हैं, और पूरे मतलब ऐसे ही राजा बनते हैं जिसे पूरे यूरोप का मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो इतने महान राजा बनते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये पूरी टाइमलाइन चलती है। तो ये पूरी फ्रांस की एक स्टोरी है, पूरी टाइमलाइन है। ठीक है, तो फाइनली आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करेंगे। फाइनली एक इसका डिटेल वीडियो आपको आने वाला है जिसमें पूरी एक एक चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये आपका शॉर्ट वीडियो है, आपको एक पूरी कहानी, एक समरी समझ में आ गई कि हाँ चीज़ें कैसे हो रही है, और फाइनली डिटेल वीडियो में हम लोग पूरी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। अब अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसका जवाब ज़रूर देंगे कि अगर आपका जन्म 1789 से पहले फ्रांस में हुआ रहता तो आप किसके साथ होते हैं? क्या कॉमन पीपल के साथ होते हैं, थर्ड स्टेट के साथ, या राजा यानी कि लुई 16, या चर्च के साथ होते, फर्स्ट या सेकेंड स्टेट के साथ होते? आप किसके साथ होते हैं और क्यों होते? ये कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।